सुबह का वक्त था। गली में खवातीन सख्त सर्दी में धूप में बैठी थीं। बच्चे खेल रहे थे जबकि मर्द काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक पहाड़ों से शोर की आवाज़ आई। नकाब पोश अफराद पहाड़ों से तेज़ी से नीचे उतरते हुए घरों पर फायरिंग, गली में बैठी खवातीन, बच्चों और मर्दों पर हमला कर रहे थे। हमला इतना अचानक और शदीद था कि किसी को समझ में कुछ ना आया कि हो क्या रहा है। ये है कहानी सानेहा कस्बा कॉलोनी और अलीगढ़ की। MQM यानी उस वक्त की महाजिर कौमी मूवमेंट ने 8 अगस्त 1986 को कराची में अपना पहला सियासी जलसा नश्तर पार्क में किया, जो इंतहाई कामयाब रहा। उस वक्त MQM ने हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करके आने वाले महाजरीन को कौमी शनाख्त दी, महाजिर के नाम से। सिंध के ज़ुआमा और बड़े लीडरान की तरफ से मुहाजिर कौमी मूवमेंट के उभरने के जवाब में ऐसे नारे सुनने को मिल रहे हों या ऐसे बयानात सुनने को मिल रहे हों कि सिंध में कोई मुहाजिर नहीं है, सारे सिंधी हैं, जिसकी बाशगश आपको आज भी सुनाई देती है। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था और एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस डेवलप हो रही थी इस मुहाजिर लफ्ज़ के ख़िलाफ़, इस मुहाजिर नाम के ख़िलाफ़, इस मुहाजिर शनाख्त के ख़िलाफ़, कराची में, हैदराबाद में और यहाँ तक के अंदरूने सिंध भी। उस वक्त MQM नई सियासी तंजीम बनकर कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में उभर रही थी। सिंध में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाफिज करदा कोटा सिस्टम और मुहाजिर नौजवानों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला न मिलना उनका मुद्दा था। नश्तर पार्क के जलसे के बाद MQM ने 31 अक्टूबर 1986 को हैदराबाद में जलसे का ऐलान कर दिया था। जैसे ही MQM सियासी उफुक पर तुलू हुई, वहीं पर MQM और मुहाजिरों के ख़िलाफ़ साजिशों के ताने बाने बुने जाने लगे। ये वो वक्त था कि जब कराची में पहले से मौजूद और बहुत ताकतवर माफियाज को इस्तेमाल करते हुए उस वक्त की मुख्तलिफ नादीदा क़ुव्वतों ने MQM को ज़ेर करने की पहले दिन से कोशिश शुरू कर दी। अगर आप उस ज़माने के अखबारात उठाकर देखें तो आपको हैरत होगी कि कराची भर में मुख्तलिफ मुहाजिर आबादियों पर हमले की एक तवील तारीख़ मौजूद है। और ख़ास तौर पर अगर आप उस ज़माने के अखबारात का मुतालिया करें तो आपको महसूस होगा कि जैसे औरंगी टाउन के इलाके को ख़ास तौर पर टारगेट किया जाता रहा। MQM की रैली सोराबकोट से गुजरी तो उस पर पहले पथराव और फिर फायरिंग की गई। उस वक्त के अखबारात में लगने वाली खबरों के मुताबिक दो तरफा फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 8 घंटे तक जारी रहा, जिसमें कई अफराद जख्मी और जान से गए। सोराबकोट का इलाका उस ज़माने में वहाँ पर इस तरीके से समझा जाता था जहाँ पर मनशियात और जदीद असलहे का कारोबार बड़ा खुलेआम हुआ करता था। बल्कि यहाँ तक के अखबारों ने लिखा उस ज़माने में और मुख्तलिफ चैनल्स ने रिपोर्ट किया, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो, कि वहाँ पर तो असलहा किराए पर भी मिला करता था। 1980 की जो दिहाई थी उसमें जब अफ़गान जंग शुरू हुई है रशिया के साथ, तो उस जंग के अंदर जो है उसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान पे पड़े हैं बल्कि कराची पे पड़े हैं। और कराची में जो मंशियात, क्लाशनकोफ कल्चर और इसी तरीके स्मगलिंग का कल्चर, ये सब जो था उसका एक नेटवर्क कायम हो चुका था। हैदराबाद में भी उस वक्त MQM के जलसे के मौके पर पहले कशीदगी हुई और फिर तसादुम हो गया। वापसी पर MQM के कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन समेत कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में फसादात की खबरें अखबारात की जीनत बन रही थीं। ऐसे मौके पर पाकिस्तान की तमाम ही सियासी जमातों बशमूल MQM मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने उस वक्त की हुकूमत और इंतज़ामिया से ये मुतालबा बढ़ा दिया कि यहाँ पर जो एक अड्डा बना हुआ है सोराबकोट में, जहाँ पर मनशियात का और असलहे की खुलेआम तिजारत हो रही है, किसी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। असलहा यहाँ पर मंशियात और यहाँ सब चीज़ें मिलती थी, स्मगलिंग का सामान तक मिलता था। कि ये मुतालबा जूं जूं ज़ोर पकड़ रहा था, कराची में मुहाजिर बस्तियों पर हमले तेज़ तर होते चले जा रहे थे। ये उर्दू कम्युनिटी थी यहाँ पर सारी, और वहाँ पर खान लोग थे सारे रोड के उस तरफ। हमारा जो घर है ईस्ट और वेस्ट ओपन है, दोनों दो रास्ते हैं।
तो जो 14 दिसंबर से हालात ख़राब हो रहे थे 1-2 महीने पहले से, उसमें कुछ झड़पें चल रही थी, लोगों को मारा मारी, किसी को छुरा लग गया, किसी को बुगदा मार दिया, किसी की टांग काट दी, इस तरीके के वाक़यात सुनने में आ रहे थे। पहले ये जो अभी पुल बन गया शाहरे औरंगी का, ये नहीं था, सामने मेट्रो सिनेमा था, उसके सामने जो रोड चलता था शाहरे औरंगी का, उस रोड पे ये वाक़यात होते रहते थे। ये हमारे जो पीछे वाला एरिया है बिल्कुल ओपन था। हम ये देखते थे कि ये लोग वहाँ से पथराव करते करते यहाँ तक आते थे। जब हम देखते थे हमारे घरों पे चढ़ रहे हैं या मामला गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं, तो हम भी यहाँ से पत्थर वत्थर करते थे, वापस चले जाते थे। फिर हमारे जो घर का पिछला हिस्सा था, जो दूसरा दरवाज़ा था, वहाँ से हम देख रहे थे रोड के ऊपर कुछ शरपसंद लोग बैठकर जैसे रास्ता लेके बैठ गए, मोटरसाइकिलें आ रही हैं, लेडीज़ साथ में। तो जब उन्होंने देखा कि गाड़ी करीब आ गई, रस्से उठा लिए, तो वो रस्सा जब सीने से टकराया तो बाइक निकल गई उनके नीचे से और वो गिर गए दोनों, मियाँ बीवी हैं या बहन भाई हैं जो भी हैं। तो वो फिर उनके पीछे भागते थे उनको मारने के लिए। तो कईयों को तो लोग बचा लेते थे कि भाई तुम लोग अब इस रास्ते से बाइक फ़ौरन जला देते थे। इस किस्म के वाक़यात और रोनुमा हो रहे थे। और खुफिया इदारों की ये रिपोर्टें भी थीं कि अगर इस अड्डे को जो सोहराब गोट के ऊपर उस ज़माने में कायम था, अगर उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई तो कराची के कई इलाक़ों पर बाकायदा मुनज़्ज़म हमले उन माफियाज़ की तरफ से किए जा सकते हैं। इस बात का इंतबा पहले से मौजूद था। और सूरत हाल इस कदर ख़राब हो गई थी कि मजबूरन जो है वो ऑपरेशन करना पड़ा। और उस वक्त के वज़ीर आला जो थे गौस अली शाह, उन्होंने उस ऑपरेशन की हिदायत की थी। उसके बावजूद वो ऑपरेशन किया जाता है। कराची से ज़्यादा कराची से बाहर की पुलिस बुलाई जाती है, वो उस ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं। मगर बदनसीबी ये कि उस ऑपरेशन की इत्तला उन माफियाज़ को पहले से थी कि उसका वक्त और उसकी तारीख़ क्या होगी। जब वहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है तो वहाँ पर कुछ इस तरीक़े का ज़्यादा मकदार में असलहा और मनशियात बरामद नहीं होते, मगर फिर भी कुछ ना कुछ बरामद होती हैं। और वहाँ पर उस बाज़ार को जहाँ पर मनशियात और असला बिका करता था, उसको बुलडोज़ कर दिया जाता है। उस ऑपरेशन के नतीजे में वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हंगामा आराई भी हुई थी कि उस वक्त जो था एक SHO था इर्तज़ा ज़ैदी, जो शायद न्यू टाउन थाने का SHO था, वो भी जो है उस वाक़े के अंदर वो हलाक हो गया था। उस वक्त अखबारात में शहरियों में भाईचारे, अखुव्वत, हमआहंगी की अपीलों के इश्तिहारात शाये हो रहे थे। और उसके बाद उस ऑपरेशन को रुकवाने के लिए जो वो माफिया थी, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि दिन दहाड़े उस वाक़े के ऑपरेशन के 2 रोज़ बाद, यानी ये ऑपरेशन जो था ये 12 दिसंबर को हुआ था, 12 दिसंबर को, और 14 दिसंबर के जो है उन्होंने यहाँ पर कस्बा और जो अलीगढ़ का इलाका था, यहाँ पर दिन दहाड़े वो लोग असलहा बरदार लोग घुसे, उन्होंने लोगों के साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया, बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने मारा। तानिया अलीगढ़ जो है वो एक ऐसा वाक़या है जो पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन वाक़या है। जो सानिया हुआ था अलीगढ़, उसमें मेरी वालदा का भी इंटरव्यू है, उसके अंदर मेरा छोटा भाई भी साथ बैठा है। ये 14 दिसंबर में इन्होंने ऐसा किया था जो कि नाकाबिल माफ़ी। घरों को आग लगा दी जाती है। एक कत्लेआम की सूरत हाल थी कस्बा और अलीगढ़ में, जहां बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन, मर्द और इन सब को जो है वो गोलियों से भून दिया जाता है। वो इतवार का दिन था, दिसंबर था। सुबह हम लोग अपने रूटीन वाइज घर में नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो फायरिंगों की आवाज़ें आने लगी। इन्होंने इतना सख्त इक़दाम किया था, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो वालिद साहब ने हमारे कहा कि बेटा ऐसा करो, जल्दी से निकलने की करो, क्योंकि हमने तो वो सन 47 के वाक़यात वालिद साहब ने देखे हुए थे। क़यामत सुगरा का जैसे वाक़यात होते हैं ना, लोग भाग रहे हैं, सर पे दुपट्टे नहीं है लेडीज़ के, बस जान बचाने की फ़िक्र थी। सब ने अपने घरों को ताला लगाया, कुछ घर में रह गए थे, जिनके ऊपर बुगदों से, छुरों से, कुल्हाड़ियों से वार किए गए। अगर पुलिस आगे बढ़ जाती ना तो हो सकता है ये साना ना होता। पुलिस की नफरी थी, सड़कों में थे,
इधर मेट्रो के पास खड़ी हुई थी। पुलिस खड़ी होते हुए पुलिस ने कुछ नहीं करा। पुलिस ने हमको टच ये भी नहीं करा कि यहाँ पर आके थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं हम। क्या कर सकते थे, डंडे थे, 2 4 5 के पास राइफलें थी, वो क्या करते इतने सारे लोगों के आगे। तो उस टाइम वो चले गए, मतलब भाग गए या चले गए। और जब हमने देख लिया कि इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो क्योंकि हम तो बिल्कुल फ्रंट पे उनके बिल्कुल सामने थे, हमारी पूरी लाइन, फिर हमने यहाँ से माइग्रेट करके सामने वाले घरों में जाकर पनाह ली। उसके बाद जितने लोग थे जो बलवा कर रहे थे उस टाइम के, वो आबादियों में घुस गए। घाटे बांधे हुए थे और उनके पास एक केमिकल ऐसा था जो झोली में था, यूँ करके फेंकते थे और आग लग जाती। तादाद तो उस टाइम तकरीबन हर जगह लोग ही लोग दिख रहे थे, मुंह पे ढाटे थे उनके, इस किस्म के लोग थे और असले थे हाथों में। तो वो जो आबादियों में घुसे, उन्होंने घुसते गोलियां चलाई गली में, जैसे गली का फ्रंट बना उधर से ही चला दी। असला तो उनके पास हर किस्म का था, झोलियाँ भर भर के गोलियाँ थी उनके पास। ठेलों पर भी हमने देखा कि उन्होंने असला रखा हुआ था, गनें थी उस टाइम। तो वो गलियों के अंदर घुस रहे थे सामान के साथ। वो एक बस खाली करते थे, दूसरा भर के देता था, लगाते थे गलियों में। इस गली के अंदर दर 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 करते हुए भाग रहे थे। बाकायदा कई मोर्चे बना के लड़ रहे थे, कई डायरेक्ट घुस के मार रहे थे लोगों को। तो उससे पहले काफ़ी लोग हमारी गली के निकल गए थे। और फिर दूसरी गली में हमारे जो पड़ोसी हैं वो स्वात के हैं, स्वात के पश्तून हैं, वो हमारे यहीं के बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। उनकी वालदा ने उनको, हमारे जितने भी गली के लोग थे कुछ जो भागते हुए रह गए थे, उनको बाहिफाजत अपने घर में रखा। और जब वो लोग आए हौसला बरदार लोग, उन्होंने बोला कि आपके घर में लोग काफ़ी हैं, तो उन्होंने सर पे अपने कुरान रखा और कहा पश्तो में कि हमारे घर में कोई नहीं है, मैं इसकी कसम खा के कहती हूँ। तो वो फिर उनकी बात सुनकर वो लोग चले गए। 20 25 30 लोगों की, जिसमें लेडीज़, बुज़ुर्ग, बच्चे लोग थे, उनकी जान बचाई उन्होंने। वो हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, आज भी हैं, अभी भी साथ रहते हैं। तकरीबन उनकी 3 या 4 नस्लें हमारे साथ हो गई हैं। जिन जो जो उनके हाथ लगा उसको मारा, जख्मी किया। हमारी गली में एक ज़ियाउल-हक नाम के बंदे थे, वो आगे रहते थे, इसी लेन में आगे। तो उनके पेट में यहाँ से यहाँ तक छुरा मारा गया, छुरा मार के, और उनको सामने नदी में लगते किस्तौर है, उसमें जिन्होंने मारा था एंगल मारा उनके सर पे, फिर छुरा मारा पेट में, आते तक उनकी निकल गई थी। वो पहले बंदे थे ज़ख्मी जो जिना हॉस्पिटल गए थे। फिर वो हमारे घर में कूदे, कूद के वहाँ कारखाना था उसको आग लगाई। मकसद जो कुछ बेड़ा गर्क कर सकते थे कर दिया। ये घर भी जल गया था जहाँ हम बैठे, मेरा घर, हमारे उधर पड़ोसी का घर, और इसके बराबर वाला घर ये जो है ये भी, और उस साइड के कोने के घर थे, उनमें आग लग गई थी। इस गली में जैसे 40 घर थे, 40 में से 30 तकरीबन 29-30 घर जल गए थे, पूरे खाक हो गए थे। ऐसा लग रहा था इनको फ्री हैंड दिया गया है कि जाओ जो कुछ करना है कर लो। तकरीबन ये वाक़या हुआ 1:30 बजे, 1:30 बजे से 5 बजे तक इनको फ्री हैंड दिया गया। उसके बाद फौज आई। इतने बड़ा वाक़या हो गया था, कई घंटे तक वहाँ लूटमार होती रही, लोगों के घरों में जलाते रहे, आग लगाते रहे, पेट्रोल बम फेंकते रहे। इस तरीके से मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे इन दोनों इलाकों में, अलीगढ़ और कस्बा के अंदर। मगर पुलिस और इंतजामिया जो उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही। कोई उन्होंने उस वक्त तक फ़ौज क्यों नहीं बुलाए, कई सवाल जो है उस वक्त उठे थे। उसके बाद जब फौज आई तो फिर वो इक्का दुक्का होकर भागे निकले यहाँ से। जब हम बाहर निकले तो अब्दुल सत्तार एदी भी आए हुए थे यहाँ पर। लोगों को ठेले पे, ट्रालियों पे बिठा बिठा के यहाँ से कतर लेके भागे थे लोग। वक्त जो कमिश्नर थे वो सैयद सरदार अहमद थे, जो बाद में मुत्तहदा के सूबाई वजीर भी बने। और इसी तरीके से जो डिप्टी कमिश्नर थे उस वक्त, क्योंकि इलाका वेस्ट में आता था, और वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर जो थे वो थे शफीकुर रहमान पराचा, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे रशीद आलम।
तो वहाँ पर जब ये वाक़या हुआ तो और उसके बाद लोगों ने जो है, जो उस वक्त के सूबाई वज़रा थे या जो सियासी रहनुमा थे, वो डीसी को ढूंढते रहे मगर डीसी का पता नहीं था। मगर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रशीद आलम वहाँ मुतहरिक थे, उन्होंने वो वहाँ नज़र आए, मगर ऐसा कोई खातिर खा इंतजाम ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी नहीं हुआ, और क्योंकि पुलिस जो थी वो भी कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। अखबारात और मीडिया ये रिपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग BBC, के कई 100 लोग उसमें जाबहक होते हैं। बच्चों को ये भी कहा गया कि जिंदा आग में उछाल दिया जाता है। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। और उस वाक़ये के अंदर 300 के करीब लोग हलाकतें हुई थी, और इसी तरीके से 1000 के करीब या 800 से ज़ायद लोग जो थे वो तकरीबन जो थे वो मुतासिर हुए थे, ज़ख्मी हुए थे। ये बड़ा वाक़या था उस वक्त। सानिया कस्बा कॉलोनी अलीगढ़ वाक़े के बाद नस्ली फसादात कराची और हैदराबाद में फैल चुके थे। जगह जगह हंगामे हो रहे थे। उस वक्त के वज़ीर आला सिंध गौस अली शाह ने इंसानियात का जिम्मेदार सोराब गोड की मंशियात माफिया को करार दिया। हैदराबाद और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। उस वक्त राब्ते का वाहिद ज़रिया PTCL फ़ोन्स होते, वो भी हर घर में मैसर नहीं था। इसलिए मुतासरा इलाकों में रहने वाले अजीज़ व अकारिब की खबरगिरी बड़ा मसला होती। ऐसे में अफवाहों का बाज़ार भी गर्म रहता। मुतासरा इलाकों में लोग नकल मकानी कर रहे थे। लोग ज़्यादातर BBC, रेडियो या अखबारात की खबरों के ज़रिए हालात से बाखबर रहते। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा कि उस वाक़े के बाद लोगों में जो था इंतहाई जो है रद्दअमल सामने आया, और लोग जो थे वो गम गुस्से में थे, और उन्होंने जो है पूरे शहर के अंदर तकरीबन शहर का आधा हिस्सा, मैं बिलखुसूस मैं आपको बताऊं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ये तो मफलूज होकर रह गया था। और इस कदर हंगामा आ रही थी कि लोगों ने भाई को भाई मार रहा था। ये होता था जिसके इलाके में जो था दूसरे मुखालिफ वो उसको जो है वो ज़दोकोब कर रहा था। तो एक तरीके से ये लसानी फसादात फूट पड़े थे। जाहिर है शेर कराची में एक सरासीमगी की सूरत हाल थी। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, खौफजदा थे। अपने मोहल्लों की हिफाजत के लिए रात रात भर जागा करते थे। उस ज़माने में जो टेक्नोलॉजी थी, किसी भी हमले से कबल अज़ वक्त बाखबर करने की, वो लोग खंबे बजाया करते थे, और टन 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 की मखसूस आवाज़ों से लोग अलर्ट हो जाया करते थे। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, इस कदर सूरत हाल ख़राब थी, और ख़ास तौर पर ऐसे हालात हो गए थे उस फसादात के कि लोग जो थे एक दूसरे को मारने लगे थे। तो मजबूरन जो है वो कर्फ्यू नाफिज किया गया था, और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना गश्त बढ़ा दिया था। उन कर्फ्यू के दौरान भी ऐसे सानियात हुए कि जिसमें बहुत छोटे मासूम बच्चों को, कि जिनको ये एहसास तक भी नहीं है कि वहाँ पर कर्फ्यू है, उनको भी गोली मारकर जो है जहाँबाक, गोली के नतीजे में वो जहाँबाक होते हैं। तो ऐसे वाक़यात भी शहर में बेचैनी को, बदअमनी को, सरासीमगी को, खौफ को मज़ीद बढ़ा रहे थे। बाकायदा नकल मकानी हुई। लोग अपने अपने इलाकों को छोड़कर अपने उन इलाकों में चले गए जहाँ उनकी अक्सरियत थी, और ये एक अच्छा नहीं हुआ, ये एकदम गलत हुआ। ये शहर जो कि तमाम कौमियतों का शहर था, ये लसानियत की भेंट चढ़ गया। सानिया कस्बा कॉलोनी और अलीगढ़ वाक़यात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान भी किया गया। सानहे के हवाले से जो कमीशन बनाया गया था, जो इंक्वायरी हुई थी, अदालती वो हुई थी, वो उसको किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। और ये वाक़या आज भी जो है लोगों के दिलों में और लोगों के दिमागों में ताज़ा है, और जब ये दिन आता है तो लोग जो हैं वो उसको याद करते हैं, अफसोस करते हैं, और इस बर्बरियत के वाक़े के ऊपर किसी को आज तक सज़ा नहीं दी गई। ऐसे मौक़ों पर कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी मौजूद ना हो, आपके ख़िलाफ़ मखसूस जहन साजिशों में मसरूफ़ हों, और हुक्मरान भी आपके हिमायती ना हों, तो फिर ऐसे मौक़ों पर तहक़ीक़ात कहाँ की जा सकती हैं, और अगर कुछ हो भी जाएं तो उनकी शफ़ाफ़ियत हमेशा जो है वो एक सवालिया निशान बनकर रह जाती है। लेकिन ताहाल इतने बरस गुजर जाने के बावजूद दिन दिहाड़े उन बस्तियों को उजाड़ने वाले, इस मुआशरे में तकसीम का बीज बोने वाले आज भी गुमनाम हैं।